नमस्कार, वेलकम द एक्सीलेंसेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट जो टॉपिक्स में मैंने कंप्लीट कराए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शब्द विचार में विकारी और अविकारी। तो जिसमें अभी हम लोगों ने अविकारी को टच नहीं किया, अभी हम केवल और केवल विकारी को लेकर चल रहे हैं। और विकारी शब्दों के संदर्भ में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, विशेषण के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम उसी विकारी शब्द का जो चौथा अंग होता है, जिसका नाम है दोस्तों क्रिया, जिसे हम कहते हैं दोस्तों वर्ब। वर्ब किसे कहा जाता है? क्रिया को किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? पूछा जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया हमेशा याद रखना, जहां किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखें, इस वर्ब पर, ठीक है, जो प्रभाव है वो किस किस का पड़ता है, तो याद रखना इस क्रिया पर प्रभाव हमेशा जो पड़ता है वो लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, और साथ में आप ये कह सकते हैं कि काल का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक, हम बहुत सारी क्रियाओं के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी क्रियाओं के बारे में। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्म के आधार पर क्रिया कितने होती हैं? तो दोस्तों याद रखना, 2 होती हैं। कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं दोस्तों? 2 होती हैं। और वो 2 कौन कौन सी हैं, इस चीज को देखेंगे। एक होती है दोस्तों हमारी अकर्मक क्रिया, और एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जहां किसी कार्य का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, गिरना, मरना, खाना, पीना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं दोस्त। हम ये कह सकते हैं कि जहां जिस क्रिया ना लग जाए तो वो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो जहां किसी कार्य का होना पाया जाए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या हो गया? पुस्तक हो गया। क्लियर है दोस्तों? और कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं? याद रखिएगा, 2 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 2 होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इन दोनों में अंतर क्या है देखें। इसमें कर्ता और क्रिया ये दोनों शामिल रहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कर्ता हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर्ता तो हमेशा होगा, पर कभी कभार किसी वाक्यों में कर्ता को छुपा दिया जाता है। कर्ता के साथ इसमें क्या होगा? आपका कर्म, और कर्म के साथ होगी आपकी क्रिया। कहने का मतलब ये है,
जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, और जहां कर्म अवेलेबल होगा वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसटेटिव और इनट्रांसटेटिव वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों हम? ट्रांसटेटिव और इनट्रांसटेटिव वर्ब। ठीक है, तो देखें इंग्लिश का जो नियम है और जो हिंदी का जो ग्रामर का जो नियम है वो 85% लगभग सेम है, पर 15-20% वो अलग है। इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें दिख जाए तो ट्रांसलेटिव होगा, और नहीं दिखेगा तो वो इनट्रांसलेटिव वर्ब होता है। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा, जब मैं अकर्मक और सकर्मक की बात करूं तो यहां पर हिंदी में, हिंदी व्याकरण में ये कहा जाता है कि यहां हो चाहे ना हो उस पर निर्भर नहीं होना। हिंदी का नियम कहता है कि जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, जहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक कहेंगे, और जहां क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा रोता है, मोहन टहलता है, मैंने कहा चिड़िया आकाश में उड़ती है, मैंने कहा राम हंसता है। ठीक है, अब जरा देखें आप कि इसमें कर्ता कौन होता है? काम करने वाला। ये सब क्या है दोस्तों? इसमें कर्ता हो गए, क्रियाएं ये हो गई इसमें आपकी क्रियाएं। अब आप ये देखें, बच्चा रोता है, बच्चा कौन है? कर्ता, रोता क्या है? क्रिया। अब रोता कौन है? बच्चा। अब यहां पर क्रिया का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है? देखो, कर्ता पर पड़ता ही नहीं पड़ता। रोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर, और किसी पर तो नहीं पड़ रहा। टहलना, टहलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चिड़िया पर। हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है भैया जी? राम पर। यानी कि जिन वाक्यों में कर्ता का सीधा प्रभाव, सॉरी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़े वो कहलाती हैं हमारी अकर्मक क्रियाएं। अब सकर्मक में आप देखें, राधा पुस्तक पढ़ती है, मोहन पत्र लिखता है, सोहन खेलता है, और राम पढ़ता है। अब आप ये देखें जरा आप, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश है कि राधा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ राधा हो गई कर्ता, पढ़ना हो गया क्रिया, और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। तो देखें इसमें पढ़ने का प्रभाव, राधा पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा दोस्तों, राम ने रावण को मारा। अब जरा देखें, राम ने रावण को मारा। अब यहां पर राम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? मारने का। राम कौन हो गया दोस्तों? कर्ता। मारना क्या हो गया दोस्तों? एक तरीके से क्रिया। और राम किसको मार रहा है? रावण को।
तो मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर, हाँ या ना? तो जहां पर क्रिया का इफेक्ट कर्ता पर न पड़कर किसी कर्म पर पड़े वो कहलाती है सकर्मक क्रियाएं। दूसरी चीज, सोहन खेलता है और राम पढ़ता है। सोहन और राम कौन हो गए? कर्ता। खेलता और पढ़ता क्या हो गई? क्रिया। लेकिन इसमें देखें आप, कर्म आपको नहीं दिया, इसमें आपको कर्म नहीं दिया है। अगर मैं राधा पुस्तक पढ़ती है ये लिखूं और राधा पढ़ती है ये लिखूं, दोनों एक ही बात है दोस्तों। अब मैंने बोला राधा पुस्तक पढ़ती है तो आपको पता है कि सर वो पुस्तक पढ़ रही है, लेकिन राधा पढ़ रही है यहां पर, अब क्या पढ़ रही है, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। बट याद रखिएगा, जब मैं बोला राम खेलता है, मैंने बोला कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब राम खेलता, कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा वो, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे बास्केटबॉल खेले, चाहे फुटबॉल खेले, कुछ ना कुछ तो खेल रहा है। राम पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, पत्र पढ़े, पुस्तक पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, XYZ। तो ये वाली चीज देखें, ठीक है? तो ये सारे के सारे वाक्य किस में जाएंगे? सकर्मक क्रिया में। अगर आपको अभी भी डाउट है तो यू हैव टू डू वन थिंग, क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको, अगर आप ये चीजों को, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या करेंगे इस चीज को देखें। आप सबसे पहले इनमें से एक एक शब्द का प्रयोग किसी भी क्रिया से ठीक पहले करके देखें। अगर इनका प्रयोग करने पर, क्रिया से ठीक पहले करने पर कोई भी वाक्य अगर प्रश्न में बदल जाए, बढ़िया प्रश्न बन जाए अच्छे तरीके से, मतलब व्याकरण का पूरा नियम फॉलो करके, तो अगर बन जाएंगे तो सकर्मक होंगे और नहीं बनेंगे तो वह कर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे बच्चा क्या रोता है, रोता क्या है क्रिया, उससे पहले मैंने ये शब्द लगाया, बच्चा क्या रोता है, क्वेश्चन बना? नहीं बना। बच्चा किसे रोता है? नहीं बना। बच्चा किसको रोता है? क्वेश्चन नहीं बना। अब इन तीनों के अलावा कोई और शब्द मत ऐड करिएगा कि बच्चा क्यों रोता है, ये नहीं। ये 3 शब्द जो मैंने दिए इन्हीं को। मोहन क्या टहलता है, मोहन किसे टहलता है, मोहन किसको टहलता है, नहीं बना। चिड़िया आकाश में क्या उड़ती है, किसे उड़ती है, किसको उड़ती है। इनका जो प्रयोग आप दोस्तों करोगे ना, वो हमेशा क्रिया से ठीक पहले करोगे, ना कि वाक्य से ठीक पहले। राम क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है, नहीं बना। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आप अवश्य बन जाएगा। देखें, राधा क्या पढ़ती है, मोहन क्या पढ़ता है, सोहन क्या खेलता है, राम क्या पढ़ता है, राम ने किसको मारा। बन गए प्रश्न। आप देखो, यूज करो, इनके प्रश्न बन रहे हैं। जब हमें प्रश्न बन जाए, उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, और प्रश्न न बने, उत्तर न मिले तो वो अकर्मक। क्लियर है दोस्तों? आज हमने क्रिया के बारे में सिर्फ एक टॉपिक क्लियर किया। अभी हम लोगों ने सिर्फ कर्म के आधार पर पढ़ा है कि कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी होती हैं? 2। एक होती है सकर्मक और एक होती है हमारी अकर्मक क्रिया, हाँ या ना? ठीक। अकर्मक में कर्म नहीं होगा, सकर्मक में कर्म होगा। अकर्मक में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ेगा, लेकिन यहां क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना? और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये क्लियर किया है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।